नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री ने कृषि पर बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को किया संबोधित। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का किया आह्वान। इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग क्रांति और स्टार्टअप प्रोत्साहन की आवश्यकता पर दिया जोर। पीएम ने कृषि आधारित बजट प्रावधानों पर संबोधन पर कहा, किसान रेल सुविधा से देश के किसानों को हो रहा है लाभ। छोटे किसानों और मछुआरों के लिए बाजार मिलने से बढ़ रही है किसानों की आय। अब तक करीब 1 लाख मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की हुई आपूर्ति। पीएम ने कहा, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों को पहुंचाना आज समय की मांग। वैश्विक बाजार में भारत को प्रतिस्थापित करने के लिए तकनीक और नवाचारों पर बल देने की है जरूरत, जिससे किसानों को मिल सके कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार। और खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.37% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 663.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर हुई चर्चा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बांस के निर्यातों और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना आयोजन का मकसद। और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि पर बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार से कृषि क्षेत्र में बजट के एक बड़े हिस्से का प्रावधान किया है, जिससे किसानों और ग्रामीण भारत की बेहतरी की जा सके। सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपया कर दिया है। इसमें भी पशुपालन, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है। देश की 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है, सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि के साथ फसल कटाई के बाद फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की भी आवश्यकता है। लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होगा। अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है। आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है। पीएम ने कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे आने पर बल दिया है। आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था
उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले, खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के करें। और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। कृषि को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एग्री क्लस्टर, जैविक क्लस्टर बनाने पर जोर देने की जरूरत है। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की उपस्थिति पर आज वक्त की जरूरत है। इसको लेकर आगे काफी काम करने की भी जरूरत है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना कैसे हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर में से एक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस्ड फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है। ये स्थिति हमें बदलनी होगी। साथियों, इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब 11,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की योजना भी सरकार ने बनाई है, जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बन रहा है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सस्ते और आसान विकल्प पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए कृषि अनुसंधान और कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। इस पर देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए। देश के छोटे किसान ट्रैक्टर,
पराली वाली मशीनें या फिर दूसरी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है? आज जब हवाई जहाज तक एयरलाइंस को घंटों के आधार पर किराए पर मिल जाते हैं, तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार देश में किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे सिर्फ व्यापार तक ही नहीं सीमित रखना है, बल्कि जमीन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में युवाओं को जोड़ना समय की मांग है। देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है, और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। तो बजट को लेकर जो प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया, उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है उसमें युवाओं को खेती यानी कि कृषि के क्षेत्र में आगे आने की जरूरत है, तभी एक बदलाव हो पाएगा। इसके साथ साथ 2022 तक किसानों की आय को जो दोगुना करने का लक्ष्य, उसमें कई योजनाएं मिलकर काम कर रही है और इसीलिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जाए। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है। और अब बात करते हैं कोरोना टीकाकरण की। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। देशवासियों को टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना का टीका लगवाया। पीएम मोदी ने एम्स में कोवैक्सीन टीके की पहली डोज ली। प्रधानमंत्री ने ये जानकारी साझा करते हुए देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सराहना की और कहा उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री ने उन सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है जिनके लिए इस चरण में टीका लगवाने का प्रावधान रखा गया है। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक दी। पीएम मोदी ने भारत को कोरोना मुक्त बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए सभी से कोविड का टीका लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि एम्स में कोविड-19 टीके की पहली डोज लगी। ये सराहनीय है कि कैसे हमारे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तेजी से काम किया है। मैं उन सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील करता हूं जिनके लिए इस चरण में टीका लगवाने का प्रावधान रखा गया है। आइए हम मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कई राष्ट्रीय सम्मेलन भी किए गए हैं। भारत में बांस के लिए अवसरों तथा चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है, जहां इस बात पर चर्चा की गई कि बांस उद्योग को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के आयोजन में नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने राष्ट्रीय बांस मिशन के साथ हाथ मिलाया है। विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ समाधान के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रयासों में और तेजी लाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार मौजूद रहे। हस्तशिल्प क्षेत्र कौशल परिषद के साथ एमयू पर भी हस्ताक्षर किया गया ताकि बांस की खेती को और बढ़ावा दिया जा सके, बांस के उद्योग को बढ़ावा मिले। आत्मनिर्भर भारत के लिए बांस निर्यातों और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देने आयोजन का एक मकसद है। नवोन्मेषण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, संस्थागत ऋण की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी फोकस किया गया है, बल दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि और लगभग 10,000 एफपीओ के निर्माण जैसी कई नई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं को छोटे सीमांत किसानों के लिए ऋण एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बांस क्षेत्र के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि बांस से जुड़े जो किसान हैं, जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिल सके। बांस के पूर्ण उपयोग के लिए शून्य अपशिष्ट नीति से देश में बांस के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण, फर्नीचर, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। और ये देखते हैं कि सीताफल की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है और किसान इस खेती को कैसे करें और क्या रखें सावधानियां। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए।
फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अब बात करेंगे खरीफ विपणन सीजन में समर्थन मूल्य पर देश के अलग अलग राज्यों से लगातार किसानों से खरीदी की जा रही है ताकि सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.37% की वृद्धि हुई। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 663.68 से अधिक लाख मीट्रिक टन धान किसानों से समर्थन मूल्य पर सीधे तौर पर खरीदा गया। उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 30.56% है। देश के अलग अलग राज्यों से किसानों से खरीदी की जा रही समर्थन मूल्य पर वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र से लगभग 96.09 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,347.50 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,782 किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है। रबी फसल 2020-21 के तहत आंध्र प्रदेश में एमएसपी पर 37.85 मीट्रिक टन चने की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे तौर पर की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,96,962 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,713.10 करोड़ रुपए मूल्य की 91,72,124 कपास की गांठें भी खरीदी की गई हैं समर्थन मूल्य पर, यानी कि एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि जो 12 मासी फसल की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से भी की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी यानी कि उनके खातों में पैसा भेजा गया है। और देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के हुनर के कुंभ के नाम से चर्चित नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है 26वां हुनर हाट अब अपने समापन पर है। देश की विविधता में एकता के दर्शन कराते इस हुनर हाट में क्या कुछ खास रहा, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से। वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को साकार करता हुनर हाट दिल्ली में चल रहा है। इस मेले में काफ़ी संख्या में विजिटर आ चुके हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद है। आइए जानते हैं इस मेले में किस तरह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसको जन आंदोलन बनाने में हुनर हाट एक बहुत ही प्रामाणिक, प्रभावी और परफेक्ट भूमिका निभा रहा है। और हुनर हाट जो है वो कौशल का एक कुंभ, कौशल के कदरदानों का कुंभ साबित हो रहा है, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग हमारे स्वदेशी उत्पादनों की खरीदारी भी कर रहे हैं, हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। अब तक मेले में कितने लोग आ चुके हैं और 1 मार्च तक कितने आ सकते हैं? अब तक जो हम लोगों का रिपोर्ट्स है, अनुमान है 12 लाख से ज़्यादा लोग हुनर हाट में भ्रमण कर चुके हैं, खरीदारी कर चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि 16 लाख से ज़्यादा की संख्या यहाँ पर लोगों की भ्रमण कर चुकेगी। देश भर से कितने राज्यों से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3100 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक, हर कोना और हर कोने के दस्तकार शिल्पकार यहाँ पर मौजूद। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे, अमृत महोत्सव पर कितने लोगों को हुनरमंद बना के रोजगार देने का? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे होंगे तो हमारा संकल्प है कि हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके और 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर से जोड़ें। जो इस मेले में भाग नहीं ले पा रहे, डिजिटली तौर पे कैसे उनको कनेक्ट करें? हमने ई प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जेम पोर्टल पर हैं। और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जितने भी दस्तकारों, शिल्पकारों ने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कराया है, जो अप्लाई कर रहे हैं या जो हमें जानकारी में आ रहे हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं। अभी भोपाल में होगा, गोवा में होगा, सूरत में होगा, हैदराबाद में होगा, हर जगह होगा। तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका मानना कि हुनर हाट के जरिए न केवल प्रधानमंत्री के स्वदेशी को बढ़ावा देने के अभियान को गति मिल रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का सपना भी पूरा हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने हुनर हाट के माध्यम से जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो लोकल ब्रांड हैं, उनको ग्लोबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।